मेरा नाम रणवीर है। मेरी इस कहानी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे कभी ऐसे मोड़ पर भी लेकर चली जाएगी जहां से मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला बदलना पड़ेगा। मैं शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर था और ज्वेलरी बनाता था। लोग दूर दूर से मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आते थे। एक दिन नई नवेली दुल्हन मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आई और वो मुझसे कहने लगी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी पसंद का डिजाइन मिलना चाहिए। उस लड़की ने मुझे अपने मोबाइल में एक ज्वेलरी सेट का फोटो दिखाया और कहने लगी कि मुझे सेम ऐसी ही ज्वेलरी चाहिए, मुझे यही ज्वेलरी 2 दिन बाद चाहिए। उस लड़की की बातें मुझे बड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल डिजाइन तैयार होने में भी लगभग 10 दिन का टाइम लग जाता था। अब जबकि उस लड़की ने मुंह मांगी कीमत देने के लिए कहा था, तो मैंने उसकी ज्वेलरी खुद अपने हाथों से डिजाइन की। इस फिक्र में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब मुझे नींद आई तो मैंने एक अजीब सा सपना देखा जिसे देखकर मैं डर गया था। मैंने सपने में देखा कि वो लड़की बहुत परेशान है और बहुत टेंशन में है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं। वो लड़की मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। इस सपने ने मुझे इतनी बुरी तरह से डरा कर रख दिया था कि मैं घबराकर उठकर खड़ा हुआ और फिर उसके बाद से ही मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं जब भी रात को सो जाता तो मुझे सपने में वही लड़की दिखाई देने लगी। बचपन से ही हमने बड़ी गरीबी देखी थी। मैं लगभग 12 साल का था जब शॉर्ट सर्किट से हमारे घर में आग लग गई थी। जो बचा कुछ था वो भी सब जलकर राख हो गया था। हमारी गरीबी और ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे परिवार में मेरे 2 भाई और 2 बहनें, लेकिन शायद हम सभी भाइयों की किस्मत एक जैसी है। हम तीनों भाई मिलकर अपने घर की किस्मत नहीं बदल सके। ये बचपन के दिन बड़े ही गरीबी में गुजरे थे। मेरे पिताजी को इसी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई थी। अब हमारे सर से पिता का साया भी उठ चुका था। उन दिनों मुझे अपने पिताजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी थी। मुझे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। दोनों बड़े भैया बहुत सीधे थे। हम तीनों भाइयों ने इतनी ज्यादा परेशानियां देखी थी कि हमारा अपने रिश्तेदारों पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरे बड़े भैया शादीशुदा थे, जबकि छोटे कुंवारे थे और मैं तो तब सिर्फ 12 साल का ही था। बड़े भैया तो 10,000 रुपए महीना कमाते थे। उनकी कमाई से ही हमारा खर्च होता था। बाकी हम दोनों छोटे भाई कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि पिताजी के होते हुए हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ मुझे हमेशा सिखाती है अपने घर और अपने घर वालों की हिफाजत की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है, वो भी बदलती हुई जिंदगी के साथ साथ। बड़े भैया पिताजी के मरने के बाद घर की परेशानियां देखते हुए भाभी और बच्चों को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। अब हम 2 भाई बचे थे। उसके बाद मेरे बीच वाले भैया ने भी अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर ली और वो भी बड़े भैया की तरह अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने के लिए चले गए। अब सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता था। मैं उनको अकेला नहीं करना चाहता था। मैंने देख लिया था कि किस तरह से अपने बदल जाते हैं। मैं दुनिया के रंगों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया था। शायद यही वो वक्त होता है जब हम अपने अपनों और गैर में फर्क देख लेते हैं। माँ मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि ये दुनिया बहुत बुरी है। मैंने हमेशा अपनी माँ का कहना माना था। मैं दुनिया की इन सब मतलबी बातों से बहुत अनजान था। अभी तो मेरी उम्र खेल कूद करने वाली थी। अभी तो मैं ठीक से जवान भी नहीं हुआ था। इसीलिए मेरी माँ मुझे छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें सिखाने लगी थी। और फिर अपने भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर भी मैंने सीख पकड़ ली थी कि जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए। इन जिम्मेदारियों की वजह से कभी कभी हमारे अपने हमसे अलग हो जाते हैं। हमारे भाइयों ने हमारा हालचाल पूछना भी बंद कर दिया था। मेरी माँ कहती थी कि तुम हम माँ बेटी का अकेला सहारा हो। भाइयों से तो हमने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरे पिता का खानदान बहुत बड़ा था। पिताजी के होने तक तो सब लोग अपने थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब अलग होते चले गए। मेरी माँ का मायका भी बहुत बड़ा था, लेकिन जब हम लोगों पर गरीबी और दुखों के पहाड़ टूट पड़े तो मेरी माँ के मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया। इस आग वाले हादसे के बाद और भैया भाभी के घर से चले जाने के बाद किसी ने हमारा हालचाल नहीं पूछा। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी ने सिलाई की और छोटी दीदी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इसी तरह से हमारे घर का खर्च होने लगा था। अब मैं भी इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मैंने एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली। मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और उनका नाम रोशन करूं। अब इस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई का तो खर्चा नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने कुछ पैसे जमा किए और अपने घर में ही थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान रख लिया और बेचने लगा। पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मैं खूब दिल लगाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन जब फीस के लिए पैसे नहीं बचे तो मैंने पढ़ाई
छोड़ दी। माँ तो यही चाहती थी कि मैं पिताजी का सपना पूरा करूं, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ूं लिखूं। अब शायद यही किस्मत को मंजूर था। जब मैं कॉस्मेटिक की दुकान पर बैठता तो मेरी रोज की सिर्फ 20 रुपए या 25 से ज्यादा की कमाई नहीं होती थी, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ की लेडीज ज्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करती थी। मैं तो लोकल सामान ही लेकर आता था, इसलिए मेरा सामान ज्यादा बिक नहीं पाता था। अब इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। मेरा टाइम इसी दुकान पर गुजर रहा था। सारा सारा दिन मैं खाली रहता था। कभी कभी कोई लेडी आती और एक दो चीज लेकर चली जाती थी, बस इससे ज्यादा कोई सामान नहीं लेता था। मुझे अपने पिताजी के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आने लगे थे। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि न जाने के कब हमारी किस्मत बदलेगी। हमारी इस गरीबी की वजह से हमारे सारे रिश्तेदार हमसे दूर थे। कोई हमें पसंद नहीं करता था, क्योंकि आजकल तो सिर्फ पैसे का ही जमाना है। जिसके पास पैसा होता है उसी के पास अपने होते हैं और उसी के पास रिश्तेदार भी होते हैं। उधर मेरे दोनों भाइयों की जिंदगी तो ठीक ठाक ही गुजर रही थी, क्योंकि वो अपना कमाते थे और अपने परिवार पर लगाते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी माँ और बहन भाइयों को भूले हुए थे। मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीद थी। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनके अपने दोनों बेटे इतना बदल जाएंगे कि कभी अपने परिवार को पलटकर ही नहीं देखेंगे। पिताजी के सामने तो किसी भाई की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि तेज आवाज में भी बात कर सके, लेकिन आज वो दोनों अपने परिवारों के साथ अलग हो गए थे। उन्हें हम लोगों की कोई फिक्र नहीं थी कि हम लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। एक वो टाइम था और एक ये टाइम है जब हमारा कोई अपना नहीं। बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो दोनों बहुत मेहनत करती थी, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं कहीं बाहर जाता काम ढूंढने के लिए तो मेरी उम्र देखते हुए मुझे काम नहीं दिया जाता था। अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। इस तरह से तो कुछ दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे और घर का खर्च भी बस बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिलहाल मजबूर होकर मुझे कुछ करना ही पड़ा। मेरे एक दोस्त के पिताजी की ज्वेलरी की दुकान थी। मैं उनकी दुकान पर चला गया और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे नौकरी पर रख ले। अगर वो मुझे कम पैसे देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि काम न मिलने से तो अच्छा था कि कम पैसे ही आ जाएं। फिलहाल मेरे दोस्त के पिताजी ने मुझे सामान लाने ले जाने के लिए रख लिया था। वो मेरा पहला दिन था जब मैं पहली बार काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकला था। उस दिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो मुझे गले लगाकर रो रही थी। मैं जब रास्ते में जा रहा था तो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा नहीं हो सका। मैं बड़ा इंसान नहीं बन सकूंगा। मेरे पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे नहीं। मैं बिना पढ़े लिखे अमीर आदमी कैसे बन सकूंगा, जबकि मुझे तो कोई नौकरी तक देने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मेरे हाथ आई थी। मैं खूब मेहनत करके काम करूंगा और अपने घर के हालात बेहतर करूंगा। आज पिताजी के साथ साथ मेरा सपना भी टूट गया था। मेरी बचपन से लेकर सारी मेहनत बेकार चली गई थी। मेरा दोस्त तो अभी भी पढ़ रहा था और मैं उसी के पिता की दुकान पर नौकरी करने के लिए जा रहा था। अब मुझे यहीं से शुरुआत करनी थी, जिस काम की मुझे नॉलेज भी नहीं थी और न ही कुछ पता था कि इस उम्र में मुझे किस किस परेशानी को देखना पड़ेगा। मैं जब ज्वेलरी शॉप पर गया तो वहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ सामान लाना या ले जाने का ही काम दिया गया था। बाकी मैं सारा दिन खाली रहता था। वहाँ का मालिक मुझे दिन के 50 या 100 रुपए दे दिया करता था। मैं वही पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देता और उसी से मेरी माँ घर का खर्च करने लगी थी। इसी तरह के दिन गुजरते चले जा रहे थे। ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करते हुए मुझे 6 साल हो गए थे। मेरी दुकान पर ज्वेलरी की डिजाइनिंग भी की जाती थी। वहाँ पर डिजाइनिंग की जा रही थी, जिसको मैं गौर गौर से देखा करता था। मैं हर किसी इंसान के काम को अपनी आंखों में बसा रहा था। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। ये सारे काम को धीरे धीरे अपने दिमाग में लेता और सब कुछ समझता चला जा रहा था। दिन में 100 रुपए की मजदूरी से अब मेरे 300 रुपए दिन की मजदूरी हो गई थी और मैं 18 साल का हो गया था। फिर एक दिन दुकान के मालिक बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि ज्वेलरी के डिजाइन को लेकर मालिक के पास बहुत शिकायतें आने लगी थी, क्योंकि मार्केट में फैंसी चीजों की डिमांड थी और ज्वेलरी के डिजाइन काफी पुराने टाइप के बनने लगे थे। एक दिन मैंने मालिक से जिद की कि मैं ज्वेलरी का डिजाइन तैयार करूंगा। मालिक को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे डिजाइन बनाने से मना किया, लेकिन मैंने खुद अपनी मर्जी के मुताबिक एक ज्वेलरी सेट बनाया तो वो डिजाइन मालिक को बहुत पसंद आया था। मैंने खूब मेहनत की और उसके बाद मालिक को अपने नए नए डिजाइन बनाकर दिखाए। मालिक को मेरा काम बहुत पसंद आने लगा था। इसी तरह से मालिक ने धीरे धीरे मुझसे खुश होकर मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। हमारे घर के हालात काफी बेहतर होते चले जा रहे थे। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मेरी सैलरी 300 रुपए दिन की मजदूरी से अब 40,000 रुपए महीना हो गई थी। अब मेरी बहनों को भी काम करने की जरूरत नहीं होती थी। मैं अपने पैसे ले
जाकर अपनी माँ को देता। मेरी माँ ने मेरी बहनों का दहेज इकट्ठा किया। दोनों दीदी की उम्र ज्यादा हो गई थी, इसीलिए मेरी माँ ने अच्छा सा रिश्ता देखकर दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी। अब जब मैं घर आता तो माँ मुझे देखकर बहुत खुश होती थी। उनकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती थी। ऐसा लगता था मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। इतने सालों से जो मैं काम कर रहा था, आज उसी काम ने मेरे घर के हालात बेहतर कर दिए थे। मालिक की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्होंने दुकान का सारा काम मेरे कंधों पर डाल दिया था। मेरा दोस्त तो पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया था, क्योंकि इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही थी और मैं 24 साल का हो गया था। मेरी दोनों बहनें भी अपनी अपनी ससुराल में बहुत खुश थीं। 12 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र का ये सफर बहुत मेहनत वाला रहा था। एक दिन अचानक ही मालिक की मौत हो गई। मेरा दोस्त मालिक का इकलौता बेटा था। उनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं थी। मेरे दोस्त ने आकर अपने पिता की दुकान संभाल ली थी। मैंने भी कुछ पैसे जमा किए और एक दुकान किराए पर ली और उसमें अपनी अलग ज्वेलरी की शॉप खोल ली। मैंने अपनी शॉप पर अपने बनाए हुए डिजाइन की ज्वेलरी बेचना शुरू किया। मेरी ज्वेलरी शॉप इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोग दूर दूर से मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आने लगे थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी और हमारी जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट कर आ गई थी। मैंने अपनी उस किराए की दुकान को भी खरीद लिया। उसके बाद 2 मकान और खरीद लिए। मैं बहुत बड़ा ज्वेलर बन गया, जिसका शहर में सबसे ज्यादा नाम था। लोगों का कहना था कि मेरी दुकान पर अच्छे डिजाइन और कम रेट में अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। अब मैंने सिंपल ज्वेलरी का काम छोड़कर हैवी ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी के सीजन में ज्यादातर दुल्हन की ही ज्वेलरी की डिमांड की जाती थी। इसीलिए मेरे पास सिंपल और हैवी दोनों टाइप की ज्वेलरी बनना शुरू हो गई थी। मेरे इस काम में मुझे बहुत मुनाफा था। लोग ऑर्डर पर ज्वेलरी बनवाते और मुंह मांगी कीमत मुझे देकर चले जाते। मेरे काम के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। अमीर अमीर परिवारों की औरतें जो लाखों करोड़ों रुपयों के कपड़े खरीदती थी, वो भी मेरे पास अपनी शादी या फिर फंक्शंस में पहनने के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए आती थी। इसी तरह से मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा था। मेरा कारोबार बढ़ता ही चले जा रहा था। हमारे बुरे हालात वाले दिन भी अब खत्म हो गए थे। मेरे पिताजी का पढ़ाई वाला सपना तो पूरा नहीं हो सका था, लेकिन एक सपना था जो मैंने पूरा कर दिया था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, मेरा भी नाम हो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। ऐसा तो हो गया था, क्योंकि मैं एक कामयाब इंसान बन गया था और सारे शहर में मेरे ही चर्चे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया था और उन्हीं कंपनियों में मेरी बनाई हुई ज्वेलरी सप्लाई होने लगी थी। अब मैंने भी ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया और अपने शोरूम की 2-3 शहर में अलग अलग ब्रांचेस भी बना ली। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पास नौकरी पर भी रख लिया था। मैं सिर्फ डिजाइनिंग किया करता था, बाकी का सारा काम मेरे नौकर देख लिया करते थे। दिवाली, होली या और कोई त्योहार आता तो 24 घंटे मेरे शोरूम में कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। अब मेरे पास इतना पैसा आ गया था कि मैं हर त्योहार पर अपनी बहनों के घर ढेर ढेर सारा सामान भेजा करता था। मेरी बहनें जो कि अपनी ससुराल में बड़ी इज्जत के साथ रहती थीं, अब डबल खुश रहने लगी थीं, क्योंकि उनके परिवार में उनकी इज्जत और भी ज्यादा होने लगी थी। मेरे भाइयों ने भी अब हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे भैया होने के साथ साथ मेरी माँ के बेटे भी थे। वो हमारे घर में आते थे। कोई बात नहीं, मेरा दिल भी अब बहुत सुकून से हो गया था। जो खुशी मैं अपनी माँ और बहनों को देना चाहता था, वो खुशी अब उन्हें मिलने लगी थी। लेकिन अब मेरी माँ की चाहत थी कि वो मेरी शादी करना चाहती थी। माँ अब हमेशा मुझसे शादी करने की जिद करने लगी थी, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा था कि मैं अपने काम को और आगे तक लेकर जाऊं, लेकिन माँ ने कहा कि बस मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूंगी, तुम मुझे लड़की ढूंढने की परमिशन दे दो। पर मैं तो अभी और आगे तक जाना चाहता था, इसलिए हर बार अपनी माँ को मना कर दिया करता था। एक दिन माँ ने मुझसे बहुत जिद की और वो रोने लगी, कहने लगी कि मैं अब इस घर में अकेली रहने लगी हूँ। बेटियों की भी शादी हो गई है। मैं बड़ी बहुओं को इस घर में लाना नहीं चाहती, क्योंकि जिन्होंने हमारा परेशानी के वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे अब हमारी दूरी ही बेहतर है। मैं अब अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। उसके बाद माँ ने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सारी जिंदगी अकेले गुजार सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए कैसे मान सकता था। मैं ऐसे लोगों से हरगिज रिश्ता नहीं रखना चाहता था जिन्होंने परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया। माँ ने बताया कि तुम्हारी बड़ी भाभी की एक छोटी बहन भी है, जो कि तुम्हारी ही उम्र की है। जब तुम्हारे बड़े भैया की शादी हुई थी, तभी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी भाभी की छोटी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था, और अब तुम्हारी भाभी और उसके मायके वाले चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी की छोटी बहन के साथ कर दी जाए। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भाभी ही लड़ झगड़ कर मेरे भैया को अपने
साथ लेकर चली गई थी। अगर उनकी छोटी बहन हमारे घर में आ गई तो वो भी मेरी माँ को मुझसे अलग करवा कर ही रहेगी। मैंने माँ से कहा, माँ वो बचपन की बात थी और बचपन के साथ ही खत्म हो गई। मैं आज तक अपने भैया भाभी को माफ नहीं कर सका तो फिर उनकी साली को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा ये रिश्ता तुम्हारे पिताजी ने तय किया था क्योंकि उन्हें तुम्हारी भाभी और उसकी छोटी बहन दोनों ही पसंद आ गई थी। क्योंकि तुम्हारी भाभी की छोटी बहन तुम्हारी उम्र की ही थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया था। वो लड़की ज्यादा खूबसूरत तो नहीं लेकिन समझदार बहुत है। उसने तुम्हारे पिताजी के सामने कुछ ऐसा किया था जिसकी समझदारी देखते हुए तुम्हारे पिताजी ने रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। मैंने माँ से कहा, जो भी बात थी लेकिन मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँगा कि जिस औरत ने मेरे भैया को उसके परिवार से अलग कर दिया उसकी बहन से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। वैसे भी आज तक कभी भैया या भाभी में से किसी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि शायद इसकी वजह हमारी गरीबी थी। और अब जब से हम लोग अमीर हो गए तब से ही भाभी ने अपनी बहन के रिश्ते के बारे में माँ से कहना शुरू कर दिया। पर मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था। मेरे मना करने की वजह से माँ ने भाभी से भी रिश्ते के लिए इनकार ही कर दिया। मैंने बचपन के बाद आज तक भाभी की बहन को कभी नहीं देखा था। वो कैसी है, कैसी दिखती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो लड़की कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती। अब जब हमारे घर के हालात बदल गए थे तो भाभी के मायके वाले और भाभी अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर देना चाहती थी, पर इस बार मैंने शादी से इनकार कर दिया था। फिर माँ ने मेरा रिश्ता एक और जगह पर पक्का कर दिया। अभी सिर्फ माँ ने उस लड़की को देखा ही था। माँ को वो लड़की पसंद आ गई थी। पुरानी बातों को मैं भूल जाना चाहता था और मैं भूल ही गया था। फिर एक दिन मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, तभी एक लड़की मेरी शॉप पर आई। वो लड़की एक हैंडसम और स्मार्ट लड़के के साथ मेरी शॉप पर आई थी। वैसे मुझे एक काम करते हुए इतने साल हो गए थे लेकिन आज तक मेरा किसी लड़की पर ध्यान नहीं गया था। पर ना जाने क्यों मुझे ये लड़की देखी देखी सी लग रही थी और मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। अचानक उस लड़के ने मुझसे कहा कि हम आपके पास ऑर्डर देने के लिए आए हैं। मेरी नजर फिर से उस लड़की की तरफ चली गई। न जाने क्यों मेरी नजरें उस लड़की की तरफ हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी उसके साथ वाले लड़के ने कहा कि मेरी होने वाली पत्नी आपको एक डिजाइन दिखाना चाहती है, आपको उसी डिजाइन का ज्वेलरी सेट तैयार करना है। उस लड़की ने मेरी तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, मुझे इस डिजाइन का ज्वेलरी सेट चाहिए। उस लड़की के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी परेशान है। उसने मुझे एक फोटो दिखाया था जिसमें एक हैवी सा ज्वेलरी डिजाइन बना हुआ था। ये लड़का इतना स्मार्ट और खूबसूरत था, फिर भी उस लड़की का मूड ठीक नहीं था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। ये लड़की उस लड़के के साथ शॉपिंग करने आई है तो फिर अपनी मर्जी से आई होगी। फिर उस लड़की का मूड क्यों खराब लग रहा था। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे, पर मैं बिना कुछ सोच समझे ही डिजाइन तैयार करने के लिए राजी हो गया था। जबकि ये डिजाइन बहुत हैवी डिजाइन था क्योंकि उस दिन मेरे पास शोरूम पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। सभी लोग किसी न किसी वजह से छुट्टी पर थे। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि हमें ये ज्वेलरी सेट परसों तक चाहिए, परसों हम दोनों की शादी है। मैंने कहा, लेकिन सर ये बहुत हैवी ज्वेलरी डिजाइन है, इसलिए आपको लगभग एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। उस लड़के ने बहुत जिद की और कहा कि ये मेरी पत्नी का फेवरेट डिजाइन है और हमारी शादी परसों ही है, इसीलिए मुझे ये सेट परसों तक चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आपको मुंहमांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे उनका ये ऑर्डर लेना ही पड़ा। उस लड़के ने मुझे एडवांस दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। पर न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने उस लड़की का मासूम चेहरा घूम रहा था, जैसे कि उस लड़की को मुझसे कोई शिकायत हो। न जाने वो मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देख रही थी और मेरी नजरें भी उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। फिर मैं सारी रात बैठकर उस डिजाइन को बनाने लगा। मुझे लगभग सुबह के 6 बज गए थे उस सेट को पूरा करने में और ना जाने क्यों इतनी जल्दी मुझसे वो डिजाइन कंप्लीट हो गया था। पहले कभी मैंने इतनी जल्दी एक हैवी डिजाइन तैयार नहीं किया था। शायद ये लड़की बहुत लकी होगी, इसलिए तो मेरे हाथ इतनी तेज चलने लगे। और उसी टाइम फिर से मुझे उसका वही मूड खराब होने वाली बात याद आ गई। इतना खूबसूरत पति होने के बावजूद भी न जाने क्यों उसका मूड खराब हो रहा था। और फिर वो लड़का खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी था। उसके पसंद का ज्वेलरी सेट उसे बनवा कर दे रहा था। फिर भी मुझे उसके मूड के बारे में सोच सोच कर अफसोस हो रहा था। न जाने वो इतनी उदास क्यों थी। मैं बहुत देर तक अपनी शॉप पर खामोश बैठा रहा। फिर अपने आप को समझाने लगा कि वो तो सिर्फ मेरी कस्टमर है और मैं अपनी कस्टमर के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है। उसके बाद मैं सुबह के टाइम पर अपने घर आ गया था। मुझे सारी रात जागते हुए गुजर गई थी, इसीलिए अब मुझे नींद आ रही थी और मैं बहुत थक गया था, तो इसीलिए सीधा अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया था। अभी मुझे सोए हुए सिर्फ
10 ही मिनट हुए थे कि अचानक मैंने एक सपना देखा और वो लड़की मुझे मेरे सपने में नजर आने लगी। वो लड़की सपने में मुझसे शिकायत कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे आज भी याद आते हो। ये सब देखकर मुझे नींद में बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं घबराकर उठकर खड़ा हो गया, सोचने लगा कि मेरा इस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है। मैंने तो उस लड़की का ऑर्डर तैयार कर दिया, लेकिन न जाने क्यों उस लड़की को मुझसे इतनी शिकायत क्यों है और वो मुझे कैसे जानती है। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा होता है, जिस बात को हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं वही सब हमें सपने में भी आने लगता है। मैं यही सब सोचकर रिलैक्स फील होने लगा और उसके बाद मैं दोबारा सो गया था। मुझे सोते हुए पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई। अब तो शॉप बंद करने का टाइम हो गया था और मेरे वर्कर्स ने शॉप बंद कर दी होगी। यही सब सोचते हुए मैं घर में ही रहा। फिर अगले दिन जब मैं शॉप पर गया तो मैंने सारा दिन उस लड़की का इंतजार किया कि आज वो लड़की या फिर उसका पति ये ज्वेलरी सेट लेने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि उस लड़की के मुताबिक मुझे यही पता था कि उन दोनों की शादी आज है। वो लड़का पेमेंट भी मुझे एडवांस में देकर चला गया था। सारा दिन मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन ज्वेलरी सेट लेने के लिए कोई नहीं आया था। मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था कि न जाने ऐसी क्या वजह रही होगी जो ज्वेलरी सेट लेने के लिए कोई नहीं आया। और फिर उसके बाद 2-3 दिन और गुजर गए, लेकिन फिर भी ज्वेलरी सेट लेने के लिए कोई नहीं आया और इसी तरह से कई महीने गुजर गए और वो ज्वेलरी सेट अभी भी मैंने उनके लिए संभाल कर रखा हुआ था। लगभग 3 महीने गुजर चुके थे। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ अब जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था और लड़की वालों को शादी करने की जल्दी हो रही थी और वैसे भी अब देर करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैंने भी शादी से इनकार नहीं किया। लड़की वालों की तरफ से शादी की डेट भी आ गई थी, लेकिन शादी के लिए मेरी माँ हमारे सारे रिश्तेदारों को मेरी शादी में इनवाइट करना चाहती थी। मैंने ये फैसला तो माँ पर ही छोड़ दिया था कि वो जिसे चाहे बुला सकती है। मेरी दोनों दीदी की शादी तो हमने बहुत सिंपल तरीके से की थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी को धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना चाह रही थी। भैया भाभी भी मेरी शादी के लिए 1 महीना पहले से ही आ गए थे, लेकिन कहीं न कहीं भाभी का मूड मुझे बहुत खराब लग रहा था। माँ ने ही भैया भाभी को इनवाइट किया था। मेरी माँ की खुशी इसी में थी, इसलिए मैं खामोश रहा था। मैं अपनी माँ की खुशी को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ की एक बात ने मुझे बहुत चौंका दिया था। माँ ने कहा था कि तुम मेरे साथ अपने भैया की ससुराल में इनविटेशन देने के लिए चलना, क्योंकि हमने तुम्हारा बचपन का लगा हुआ रिश्ता उनकी बेटी के साथ खत्म कर दिया, तो शायद उनके दिल में हमारे लिए बहुत सारी शिकायतें होंगी। जब हम लोग उनके घर जाएंगे तो वो लोग शायद हमसे सारी शिकायतें खत्म कर देंगे। पर मैं वहाँ पर माँ के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने माँ से कहा, आप भाभी को उनके मायके लेकर चली जाओ इनविटेशन देने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी हाल में भाभी के मायके नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं अपने दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों से भी बात नहीं करता था। मैंने जब माँ से साफ इनकार कर दिया तो माँ और मेरी भाभियाँ अपने मायके में इनविटेशन कार्ड लेकर चली गयी और उन लोगों ने खुशी खुशी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा कि जब हालात बदलते हैं तो सबसे पहले रिश्तेदार बदल जाते हैं, फिर हालात अच्छे हो या बुरे, रिश्तेदारों के बिहेवियर भी हालात के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। हमारे घर में चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। मेरी दीदियाँ तो मेरी शादी से बहुत खुश थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। मैं दिन में ज्यादातर अपनी शॉप पर ही होता था और सिर्फ रात को ही घर आता था। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा था, इसलिए शॉप पर भी भीड़ भाड़ रहने लगी थी। अचानक ही मुझे किसी काम से घर आना पड़ गया। तभी मैंने देखा कि हमारे घर में लड़कियों का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। वो सारी मेरी दीदी की फ्रेंड्स और कुछ उनकी बहनें थी। मेरी दोनों बहनों ने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था और फ्रेंड्स की बहनों को भी इनवाइट किया था और आसपास मोहल्ले की भी लड़कियों को इनवाइट किया गया था। मुझे देखते ही वो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर एक तरफ एक लड़की पर गई जो एक साइड में बैठी हुई थी और बड़ी खामोश लग रही थी। मेरा ध्यान पहले तो इस लड़की की तरफ नहीं गया, पर जब मेरी बड़ी दीदी ने उस लड़की से कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो, जब से आई हो यहाँ पर अकेली ही बैठी हो, चलो हमारे साथ एंजॉय करो, तब मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ गया। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने देखा कि ये तो वही लड़की थी जो मुझे ज्वेलरी सेट बनवाने के लिए ऑर्डर दे गई थी और अभी तक अपना सेट लेकर नहीं गई थी। इस लड़की का उदास चेहरा काफी दिनों तक मेरी नजरों से हट ही नहीं रहा था। उस लड़की के चेहरे ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं अभी यही सब सोचते हुए उसे देख ही रहा था, तभी अचानक उस लड़की की नजर भी मुझ पर पड़ गई। मुझे लगा जैसे वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश करने लगी थी। मैं भी फौरन अपने कमरे में चला गया और किसी
से कोई बात नहीं की और उस लड़की से भी कोई सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। पर अब मेरे दिमाग में उस लड़की की बातें घूमने लगी थी। वो न जाने मेरे सपनों में क्यों आई थी और वो क्यों मुझसे शिकायतें कर रही थी। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि वो अपना ज्वेलरी सेट मेरे पास से क्यों लेकर नहीं गई, जबकि उसने स्पेशल अपने लिए वो ज्वेलरी सेट तैयार करवाया था जो कि उसे अपनी शादी में पहनने के लिए अर्जेंट चाहिए था। जबकि उसका होने वाला पति तो मुझे एडवांस पेमेंट भी देकर चला गया था। मैं अपने दिमाग में यही सारे सवालों के जवाब सोच रहा था कि उसने कहीं और से ज्वेलरी सेट बनवा लिया होगा या उन्हें ज्वेलरी सेट जल्दी चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने मेरे बनाए हुए ज्वेलरी सेट का इंतजार नहीं किया होगा और दूसरी जगह से खरीद लिया होगा। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी और आज भी इतनी अपसेट क्यों है। और आज भी ये सब जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मुझे अपना इतना बेचैन होने वाली वजह समझ नहीं आ रही थी। मेरा उस लड़की से ऐसा क्या कनेक्शन था जिस वजह से मैं उसके लिए इतना बेचैन हो रहा था। शायद मुझे उसके सपने में कही हुई बात ने बहुत परेशान कर दिया था। मैं बहुत देर तक उसे उसकी ज्वेलरी सेट देने के लिए सोचता रहा क्योंकि मैं उसका ज्वेलरी सेट अपने घर पर लेकर आ गया था, लेकिन मेरी उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उससे बात कैसे करूं? मेरे घर में तो इतने सारे लोग मौजूद थे। अचानक ही मेरी एक पर्सनल कॉल आ गई। मैं अपनी कॉल अटेंड करने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन जब मैं कॉल से फ्री होकर बाहर आया तो वो लड़की गायब हो गई थी और वो मुझे अपने घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से जा चुकी है। मेरी शादी में अभी 3 दिन बाकी थे और घर में गाने बजाने का फंक्शन हो रहा था। मेरी दीदी और भाभी सारी लड़कियों और औरतों को घर बुलाकर खूब नाच गाना कर रही थी। मैंने सोचा कि कल अगर वो लड़की हमारे घर आई तो मैं किसी तरह से उसका ज्वेलरी सेट उसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उस ज्वेलरी सेट के पैसे आए हुए थे, इसलिए मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। अगले दिन मैं अपनी शॉप से जल्दी फ्री होकर घर आ गया था। घर में गाना बजाना हो रहा था और कुछ लड़कियां डांस भी कर रही थी। मैंने सारी लड़कियों को गौर गौर से देखा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मैं अपनी बड़ी दीदी को ढूंढने लगा ताकि मैं उनसे उस लड़की के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी बड़ी दीदी को उस लड़की से बात करते हुए देखा था। तभी अचानक मुझे माँ नजर आ गई और मैंने माँ से कहा कि मुझे बड़ी दीदी से बात करनी है। मुझे बड़ी दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। घर में इतना शोर हो रहा था कि मेरी माँ को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैं खुद ही दीदी को ढूंढने के लिए जाने लगा। तभी अचानक मुझे अपने कमरे से कुछ काम याद आ गया। इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। जब अपने कमरे में गया तो सोचा कि वो ज्वेलरी सेट भी एक बैग में डाल लेता हूँ और दीदी से कह दूंगा कि वो अपने हाथ से उस लड़की को दे देंगी। मैंने उस ज्वेलरी सेट का बैग अपने हाथ में ले लिया और कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी छोटी भाभी भागती हुई आई और मेरे हाथ से वो बैग छीन लिया। मैं भाभी से मना कर रहा था, लेकिन भाभी जबरदस्ती उस बैग को खोलने लगी। कहने लगी, दिखाओ हमें अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर आए हो। मैं अपनी छोटी भाभी और बड़ी भाभी से ज्यादा बात तो नहीं करता था, लेकिन मुझे उनसे उस ज्वेलरी सेट को खोलने को मना करना पड़ रहा था। मैं लगातार भाभी को मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और बैग में ज्वेलरी सेट देखकर खुश होने लगी। कहने लगी, वाह देवर जी, अपनी पत्नी के लिए तो बड़ा खूबसूरत ज्वेलरी सेट बनाकर लेकर आए हो। फिर वो सारे मेहमानों को एक एक करके वो ज्वेलरी सेट दिखाने लगी। तभी अचानक मेरी बड़ी दीदी ने वो सेट भाभी के हाथ से छीन लिया और वो कहने लगी कि शायद मेरा भाई भाभी को मुंह दिखाई में गिफ्ट देने वाला है, इसीलिए किसी को दिखाना नहीं चाहता होगा, लेकिन आपने तो उसे खोलकर सबके सामने पेश कर दिया। मेरी दीदी ने जल्दी से उस सेट को पैक करके बैग में डालकर मेरे हाथ में दे दिया। सब लोग ज्वेलरी सेट देखकर कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत ज्वेलरी सेट है। लगता है कि इसका डिजाइन रणवीर ने बड़े प्यार से और लगन के साथ बनाया है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं सोच में पड़ गया था कि सच में क्या मैंने इस सेट को बहुत लगन और प्यार के साथ बनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सेट बहुत स्पेशल है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी थी कि मैं क्यों उस लड़की के लिए इतने प्यार और लगन के साथ सेट तैयार करूंगा। मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं था और वैसे भी शायद इस लड़की की शादी हो गई है। ये लड़की अपने होने वाले पति के साथ मेरी शॉप पर आई थी। फिर न जाने क्यों मेरे दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स उभर कर आ रही थी। घर के सारे लोग ये ज्वेलरी सेट देख चुके थे। मैंने सबसे कहा कि दीदी ठीक कह रही है, ये मेरे कस्टमर का सेट है, ये मुझे अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। कुछ दिन तक वो कस्टमर ये ज्वेलरी सेट लेकर नहीं गई थी, इसलिए अभी तक ये ज्वेलरी सेट मैंने संभाल कर रखा हुआ था। मेरी दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी कि रणवीर, तुम्हें मुझसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, बताओ क्या बात है। दीदी को मैंने बताया कि मुझे आपसे उस लड़की के बारे में पूछना है जिससे आप उस दिन बात कर रही थी। वो लड़की कौन है? आप उस लड़की को कैसे जानती हो? दीदी
दीदी समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उनको काफी देर तक समझाया और उनको उस लड़की की पहचान बताई तो फिर वो समझ गईं और उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो मेरे भैया की साली थी जिससे मेरा रिश्ता 10 साल की उम्र में फिक्स हो गया था। दीदी ने जब मुझे बताया तो मुझे अचानक इस बात को सुनकर शॉक लग गया था। मुझे पहली बार किसी लड़की को रिजेक्ट करके अफसोस हो रहा था। वो जितनी मासूम और अपसेट नजर आ रही थी, शायद वो उस लड़के के साथ शादी करके खुश नहीं थी। क्या पता वो लड़का देखने में खूबसूरत था, क्योंकि हर इंसान की खूबसूरती से आप उसके नेचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो देखने में खूबसूरत हो और उसका नेचर बहुत खराब हो, उसका बिहेवियर इस लड़की के साथ ठीक नहीं रहता हो। यही वजह हो उसके अपसेट रहने की। उसके पेरेंट्स ने तो लड़का अच्छा और स्मार्ट देखकर उसकी शादी कर दी होगी, लेकिन ये बात तो बाद में पता चलती है कि लड़की का नेचर और उसका बिहेवियर कैसा है। शायद इसमें मेरी भी कुछ गलती थी, पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था। अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है और अब तो मेरी भी शादी होने वाली है। अब पुराना टाइम हाथ से निकल चुका। मैं चाहकर भी उस लड़की को दिलासा नहीं दे सकता था। दीदी तो ये सारी बात बताकर मुझे जा चुकी थी, लेकिन मैं अभी इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था। आज मेरी हल्दी सेरेमनी थी। मेहमान आने शुरू हो गए थे और मेरी भाभी के मायके वालों के साथ वो भी हमारे घर पर आई थी। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो वो लड़की हमारे घर आई हुई थी। मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, मेरी उससे नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा, आपका ज्वेलरी सेट मेरे पास है, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं आपका ज्वेलरी सेट आपको दे देता हूँ। अगर बाहर सब लोगों के सामने दूंगा तो कोई हमें गलत समझेगा। वो मेरे साथ मेरे कमरे में चली गई तो मैंने अपनी कबर्ड से निकालकर उसे उसका ज्वेलरी सेट दे दिया और कहा कि आप अपनी शादी में पहनने के लिए ये ज्वेलरी सेट क्यों नहीं लेकर गई? ये तो आपने पर्सनली अपनी शादी के लिए बनवाया था। ये मेरे पास काफी टाइम से रखा हुआ है। आप मुझे अपने घर में दिखाई दे गई तो मैंने सोचा कि मैं आपकी अमानत आपको लौटा देता हूँ। वो ज्वेलरी सेट को देखकर खामोश हो गई और कुछ देर के बाद कहने लगी कि मुझे ये ज्वेलरी सेट नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये मुझे नहीं पहनना और न ही मुझे इसकी जरूरत है। आप ये मेरी तरफ से अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देना। मैंने कहा, नहीं, ये आपके हस्बैंड ने आपकी डिमांड पर मुझसे डिजाइन करवाया था। ये आपकी पसंद का सेट है और आपके पति ने मुझे इसके पैसे भी दिए। मैं ये ज्वेलरी सेट अपने पास कैसे रख सकता हूँ? तो वो रोने लगी और कहने लगी, वो लड़का मेरा पति नहीं है। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तो फिर वो आपको अपनी होने वाली पत्नी क्यों कह रहा था? उस लड़की ने बताया कि मेरी शादी उस लड़के के साथ होने वाली थी, पर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने अपने माता पिता से इस शादी के लिए इनकार कर दिया। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है? आपकी शादी को तो 2 दिन रह गए थे, आपने अपनी शादी से 2 दिन पहले शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? तो वो कहने लगी, बस मुझे वो लड़का पसंद नहीं था और ना ही मुझे उससे शादी करनी थी। ये सब सुनकर तो मैं चौंक गया था, क्योंकि उस लड़के के अंदर ना तो कोई कमी थी और ना ही वो देखने में बुरा लग रहा था, बल्कि वो तो स्मार्ट था और अपनी होने वाली पत्नी की डिमांड पर इतना महंगा ज्वेलरी सेट भी डिजाइन करवा रहा था। मैंने कहा कि क्या उस लड़के में कोई कमी थी या फिर वो आपको परेशान करता था, जिस वजह से आपने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया? तो वो लड़की कहने लगी, नहीं, उस लड़के में ना ही तो कोई खराबी थी और ना ही वो मुझे किसी तरह से परेशान करता था। मैंने उस लड़के से कहा कि आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? कि ये जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हमारे फैमिली वालों के बीच थी, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? तो वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, बस मुझे शादी नहीं करनी थी उस लड़के के साथ, मुझे तो किसी और के साथ शादी करनी थी। मैंने कहा, तो आप उस लड़के के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दो। तो वो बोली, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी, मैं सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार दूंगी। मैंने कहा, ऐसे अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जाती और मैंने सुना है कि हम दोनों का बचपन से रिश्ता लगा हुआ था, इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी ये बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर अचानक मेरा दिल दुखने लगा था। अचानक मैं उसके लिए परेशान होने लगा। न जाने क्यों उसे रोता हुआ देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने तसल्ली दी और उसके आंसू साफ किए। मैंने पूछा, आप रो क्यों रही हो? आपके रोने की वजह क्या है और आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो उसने बताया कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो लड़का आप हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही फिक्स हो गया था, इसीलिए मेरी आंखों में आपके लिए सपने सजे हुए हैं। पर मेरी दीदी जो आपके घर में गरीबी की वजह से परेशान रहती थी, उनको परेशान रहते हुए देखकर मेरे माता पिता ने यही फैसला ले लिया था कि जब उनकी छोटी बेटी जवान होगी तब वो मेरी शादी आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि जिस घर में उनकी बड़ी बेटी परेशान रह रही है वो उसी घर में अपनी छोटी बेटी को नहीं भेजना चाहते। लेकिन मैं तो आपसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने हर बार अपने पेरेंट्स को आपके लिए राजी करने की बहुत कोशिश की। जब मेरा कोई रिश्ता आता
तो मैं हर बार आपके लिए ही जिद किया करती थी और दिन रात आपकी गरीबी खत्म होने की प्रार्थना करती रहती थी। फिर जब आपके घर के हालात बेहतर हो गए तो आपकी भाभी और मेरी दीदी ने हमारे घर पर आकर उनको इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया और मेरी दीदी ने कहा कि वो अपनी सास से दोबारा से हम दोनों के रिश्ते में बात करेंगी, पर शायद ऐसा होना मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। इसलिए जब आपकी माँ ने हम दोनों के रिश्ते के लिए आपसे बात की तो आपने हम दोनों के रिश्ते से इनकार कर दिया और अब मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि अब जब मेरे पेरेंट्स हमारे रिश्ते के लिए मान गए थे तो आप राजी नहीं हुए। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप जहाँ चाहे मेरा रिश्ता तय कर सकते हो। मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता मेरे भैया के दोस्त के साथ तय कर दिया था, जो कि बहुत स्मार्ट और अमीर था। उस लड़के में कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं किया था, क्योंकि इस लड़के में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और ये रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। पर जब वो मुझे आपकी शॉप पर ज्वेलरी सेट डिजाइन करवाने के लिए लेकर गया तो मुझे हम दोनों का बचपन वाला रिश्ता फिर से याद आ गया। हम दोनों ने अपना बचपन तो अनजान बनकर गुजार दिया, क्योंकि हमारी फैमिली में हम दोनों के रिश्ते की बातें होती थी और इसी वजह से हमेशा मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत जागती रहती थी। लेकिन जब मेरी शादी का टाइम आया तो मैंने इस शादी से इनकार कर दिया और कह दिया कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं। मैंने ठान लिया था कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं कहीं भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक आपकी शादी नहीं हो रही मुझे तब तक एक उम्मीद ये है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं भी शादी कर लूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मुझसे 1000 गुना बेहतर लड़के के अंदर कमी निकालकर उसने अपनी शादी से इनकार कर दिया और मैंने अपनी भाभी की नाराजगी की उस बेचारी मासूम लड़की पर निकाल दी। एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा कि वो अभी भी मेरे दिल में अपनी बचपन वाली मोहब्बत को जगाए बैठी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं तुम्हारी उम्मीद को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तो आपको बचपन से प्यार करती हूँ, इसीलिए शादी से कभी इनकार नहीं करूंगी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी फैमिली मैटर से परेशान होकर अपना गुस्सा तुमसे रिश्ता खत्म करके निकाल रहा था। पर वो कहने लगी कि आपकी तो शादी होने वाली है, फिर उस लड़की का क्या होगा जो आपका इंतजार कर रही है? मैंने कहा, तुम उसके लिए परेशान मत हो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और हम अपने पेरेंट्स के किए हुए रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, जहाँ पर मेरी शादी होने वाली है वहाँ से आप इनकार कर दो। मेरा ये फैसला सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी और माँ से ज्यादा खुश तो मेरी भाभी हुई थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बदलने से भाभी भी यही चाहती थी कि उनकी बहन की शादी मेरे साथ हो जाए। माँ और भाभी ने मिलकर लड़की वालों से माफी मांग ली थी और वहाँ से मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी और जिस मंडप में मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी उसी दिन हुई और उस लड़की के साथ नहीं जिससे शादी होने वाली थी, बल्कि उसके साथ जो मुझे बचपन से प्यार करती थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो मेरी अमीरी से मुझे प्यार नहीं करती थी, बल्कि बचपन से ही मुझे चाहती थी। मेरी पत्नी को मुझसे कोई लालच और मतलब नहीं था। अगर उसे लालच होता तो वो मुझसे भी ज्यादा अमीर लड़के को कभी रिजेक्ट नहीं करती। मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ और मेरे भैया भाभी भी हमारे घर में आकर रहने लगे। अब हम सब लोग एक साथ रहते हैं और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।